हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का हमारा थर्ड चैप्टर नाजिज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो आज हम पढ़ेंगे 4.2 द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रचार का जो आर्ट था वे किस प्रकार से ये जो है अपनी बातों को भाई प्रचार तो करना ही होता, प्रोपेगेंडा होता है कि भाई कैसे इसको फेमस बनाते थे इन चीज़ों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बताया है, नाजीज़म यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर। अब जो नाजी क्या कर रहे थे, नाजी राज्य के अंदर क्या किया जा रहा था, जो लैंग्वेज थी और जो मीडिया थी उसके अंदर दोनों को ही बहुत ही सावधानी से ये लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब क्या क्या वर्ड्स वो इस्तेमाल कर रहे थे उनके बारे में यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर स्पेशली डिस्कस की गई है। भाई जैसे किसी को स्पेशली मारना है तो उसको किल करना नहीं कह रहे थे, तो अपने उन्होंने कोड वर्ड्स जो रखे हुए थे वो इस टॉपिक के अंदर आपको बताएंगे। ठीक है, एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, और बहुत ही मतलब कि ग्रेट इफेक्ट इन चीज़ों का होता था जो भी लैंग्वेज और मीडिया जो इस्तेमाल करते थे। दे टर्म दे पॉइंट टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव। अब इससे क्या था कि वो उनकी जितनी भी प्रैक्टिसेस सिर्फ डिसेप्टिव होता है कि बहुत ज़्यादा कपटी छल वाली ही नहीं थी, बल्कि क्या थी, चिलिंग भी थी। चिलिंग होती है भयानक, डरावनी भी थी। ठीक है, दे आर चिलिंग मतलब वो डरावनी थी जिस प्रकार से वो इन चीज़ों को यूज़ करते थे। नाजिस नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर। ये किल और मर्डर वर्ड जो है ना, इनको अपनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर, बातचीत के अंदर यूज़ नहीं करते थे। अब जैसे मास किलिंग करनी है, बहुत सारे लोगों को मारना है, तो उसके लिए क्या करते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सोल्यूशन किसके लिए ज़्यादातर वर्ड यूज़ करते थे, ज्यूज़ के लिए। मतलब जैसे बहुत सारे ज्यूज़ हैं, जब उनको मारना है तो उसे क्या कहा जाता था, स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, और अब इसी प्रकार से एथुनेशिया किसके लिए, डिसेबल लोग जो जब उनको मारना तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ करते थे। एथुनेशिया का सिलेक्शन एंड डिसफेक्शन ये वर्ड यूज़ किया जाता था डिसेबल लोगों के लिए। ठीक है, एवोक्यूशन मीन्स डिपोर्टिंग द पीपल टू द गैस चैम्बर। एवोक्यूशन का मीनिंग क्या होता था, जब गैस चैम्बर के अंदर लोगों को मरने के लिए भेजा जाता था तो एवोक्यूशन जो वर्ड है उसको यूज़ किया जाता था। तो इस तरह के जो वर्ड्स थे ना, इनको यूज़ किया जाता था। स्पेशली डायरेक्टली ये ना कह के कि इनको गैस चैम्बर्स में भेज दो, इनको बहुत सारे लोगों को मार दो, या फिर ये जो डिसेबल लोग हैं इनको इनको मार दो। इनके लिए अलग अलग जो वर्ड है, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन और यूथेंसिया, ये सब वर्ड जो हैं ये यूज़ किए जाते थे। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड। अब गैस चैम्बर्स को क्या कहते थे, क्या तुम्हें पता है? इन्हें कहते थे डिसइंफेक्शन एरिया। तो ऐसे अलग अलग नाम जो थे ना, डायरेक्टली भी गैस चैम्बर में भेज दो ऐसा नहीं, डिसइंफेक्शन एरिया में सेंड कर दो इनको, इस तरह से मतलब की बात एक कोड वर्ड्स में करते थे। और ये किस तरह के दिखते थे, बाथरूम जैसे होते थे ये जो गैस चैम्बर्स होते थे, जिसके अंदर फेक शावर्स भी लगे हुए होते थे। ठीक है, मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिज्म एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। अब जो है मीडिया को बहुत ही सावधानी से ये यूज़ करते थे और सपोर्ट करती थी जो इनका साम्राज्य था उसको, और पॉपुलैरिटी देती थी। पूरा वर्ल्ड व्यू जो भी होता था उसको पॉपुलराइज करती थी। जो नाजियों का वर्ल्ड व्यू था ना, उसको पॉपुलैरिटी किससे मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, और बहुत ही सावधानी से उसको इस्तेमाल करते थे। नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस। अब ये नाजियों के जो आइडियाज़ थे कैसे फैल रहे थे, क्या तरीके थे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस तरह से ये आइडियाज़ फैल रहे लोगों के अंदर। जो विजुअल इमेजेस थी, जो भी पिक्चर्स वगैरह उस समय बनाई जाती थी, फिल्म्स के द्वारा, रेडियो के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, जो कैची स्लोगन्स वो बनाए जाते थे। ठीक है, लीफलेट पम्पलेट वगैरह जो होते थे उनके द्वारा। ठीक है, पोस्टर्स, इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टीरियोटाइप। अब भाई जो भी दुश्मन थे जर्मन्स के, वो एक स्टीरियोटाइप होता है, एक सोच बन चुकी थी भाई यही जर्मन के दुश्मन है। ठीक है, उनको मतलब कि एब्यूज़ किया जाता था, मॉक गालियाँ वगैरह सब इस तरह से दी जाती थी। उनको एविल कहा जाता था, भाई ये दुश्मन जो जर्मन के हैं ना, ये बिल्कुल शैतान है। सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट। अब जो सोशलिस्ट थे उनको मतलब कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था कि ये बहुत ही कमज़ोर हैं
और इनसे मतलब कि किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। दे वर अटैक्ड एज द मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स। अब ये इनके ऊपर अटैक किया जाता था जो सोशलिस्ट थे, ठीक है। प्रोपोगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेटेड फॉर ज्यूज़। अब इस तरह की जो प्रचार करने वाली जो मूवीज़ होती थी या फिल्म होती थी वो बनाई जाती थी ताकि जो ज्यूज़ हैं उनके लिए नफ़रत लोगों के मन में भरी जा सके। द मोस्ट इन फेमस फिल्म वाज, अब इसमें सबसे फेमस फिल्म का नाम यहाँ पर बताया है एथनॉल ज्यूज़, ये नाम है मूवी का, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ वर स्टीरियोटाइप एंड मार्क्ड, they were shown with flowing beard, wearing ये काफन जो होता है इसका, ये बड़ा सा स्कार्फ जो होता था डाल लेते थे ये लोग। मतलब इनकी एक इमेज इस तरह की बना ली गई थी कि भाई ये लंबी दाढ़ी वाले होते हैं, और एक इस तरह की स्टीरियोटाइप जो है इनकी पिक्चर जो थी वो फेमस कर दी गई थी, ठीक है। वेयर एज ए रियलिटी इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूज़ बाय देयर आउटवर्ड अपीरेंस। हालांकि ऐसा होता था कि उनको भारी तौर पर जो आउटवर्ड अपीरेंस थी उनकी, उनको देखकर जर्मन ज्यूज़ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर कर पाना मुश्किल था, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग भी अब जैसे किसी के बारे में सोचते हैं, किसी स्पेशल कम्युनिटी के बारे में, तो हमारे माइंड में क्या आता है, स्पेशली अगर उनका पहनावा, लंबी दाढ़ी देख के हम सोच लेते हैं कि ये अपना ये मुस्लिम है, ये सिख है, या मतलब कुछ भी है, ये साउथ इंडियन है, तो ये कि हमारे दिमाग में पहचान बना दी जाती है। लेकिन अगर सेम अगर आउटफिट में आ जाए सब, तो हमें पहचान नहीं पाएंगे। तो लाइक इसी तरह से यहाँ पर था कि हालांकि उनको जो जर्मन ज्यूज़ थे उनकी आउटवर्ड जो अपीयरेंस थी तो उनसे नहीं पता चलता था कि ये मतलब कि कौन है, बिकॉज दे वर हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी, क्योंकि वो लोग एसिमिलेटेड कम्युनिटी के थे, हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी की जो सब मतलब कि जैसे जर्मन की जो भी सोसाइटी थी उसी को उन लोगों ने अडॉप्ट जो था वो किया हुआ था। दे वर रेफर्ड टू एज विक्टिम वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट। इनको मतलब कि किस कैसे क्या शो किया जाता था कि भाई कीड़े मकोड़े हैं और पेस्ट हैं और रैट्स हैं, मतलब इस तरह से समझा इनको जाता था ज्यूज़ को। अब हमने स्टार्टिंग में जैसे चैप्टर में पढ़ा भी है ना, तो इन्होंने क्या किया हुआ था कि जो जर्मन नॉर्डिक आर्यन थे उनको फर्स्ट रैंक पे रखा हुआ था कास्ट के अंदर, और जो ज्यूज़ थे उनको बिल्कुल सबसे नीचे रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये नफ़रत ही इनके मन में बहुत ज़्यादा थी। Their movement were compared to those of rodent. Nazism worked on the mind of the people, tapped their emotions, and turned their hatred and anger at those marked एज अनडिज़ायरेबल। अब ये जो नाजिज़म था, इन लोगों ने क्या करा था, लोगों के दिमाग पे में जो उनकी इमोशंस थी उनको ये लोग पकड़ते थे, ठीक है, और उनकी जो नफ़रत थी उनके गुस्से को इस तरह से बढ़ा देते थे जो अनडिज़ायरेबल लोग थे उनके लिए, कि बहुत ज़्यादा नफ़रत को ये लोग पैदा कर देते थे। नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। और इसी प्रकार की इसी प्रकार के जो एफ़र्ट्स थे, उन्होंने जो अलग अलग सेक्शन थे पॉपुलेशन के, उनके लिए इन्होंने इसी तरह के एफर्ट किए। दे सॉट टू विन द स्पॉट बाय सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम। सिर्फ उन्होंने एक ही बात को सपोर्ट किया, क्या सजेशन था उनका, कि जो सिर्फ नाजीज़ हैं वही सारी प्रॉब्लम जो जिनकी थी उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से प्रचार उन लोगों ने करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पेज है आपका, अब 5th आपका मॉड्यूल शुरू हो चुका है। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आम लोग और जो क्राइम किसके, मानवता के खिलाफ जो था क्राइम किया जा रहा था, उसके ऊपर ये सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे। 5th मॉड्यूल है आपका। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज़म। जो आम लोग थे उन्होंने नाजिज़म पर किस प्रकार से रिएक्ट किया। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रो नाजीज आई। अब बहुत सारे जो लोग थे, नाजियों जिस प्रकार से मतलब कि विश्व के बारे में सोच रहे थे उसी सोच को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया था। स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। उनके दिमाग में जो नाजी लैंग्वेज थी, भाई नाजियों के विचार थे वही चलते रहते थे। दे फेल्ट हैटर्ड एंड एंगर सर्ग इनसाइड दैम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक द ज्यूज। उनके अंदर नफ़रत की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती जब भी वो
किसी जूस टाइप के व्यक्ति को, किसी भी जूस टाइप लोग को देखते थे, दे मार्क द हाउसेज ऑफ जूस एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। अब ये क्या करते थे, जूस के जो घर थे उनको, उनके ऊपर मार्क बना देते थे, निशानी कोई बना देते थे और रिपोर्ट करते थे जो भी उनके सस्पिशियस, मतलब इनको लगता था ना कि भाई ये हमारे पड़ोसी जो हैं ये संदिग्ध हैं, हो सकता है जूस हो, तो उनके बारे में सारी रिपोर्ट वो आगे पहुँचाते थे। दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। उनका मानना था कि सिर्फ नाजिज़म से ही, लोगों के अंदर भी बात आ चुकी थी कि जो नाजिज़म है उसी से जो प्रॉस्पेरिटी है वो आएगी और इनकी जो दशा है वो सुधरेगी, ऐसा उस समय लोगों का मानना हो चुका था। मतलब कि नाजिज़म को प्रोपोगेट ही इस तरह से कर दिया, लोगों के दिमाग में ये बात जो है वो बसने लग चुकी थी। बट नॉट इवन जर्मन वॉज अ नाजी। सिर्फ जर्मन में ही नाजी नहीं थे, मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस और टू नाजिज्म ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। बहुत सारी जो मतलब ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ जो होती थी नाजिज़म के साथ जो है, और जैसे जो है जिसमें जो है पुलिस जो क्या करती थी, रिप्रेशन करती थी और जो लोगों को मार देती थी। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द जर्मन, बड़ी संख्या में जो जर्मन्स थे, हाउ एवर वर पैसिव अनलुकर एंड अपाथेटिक विटनेस्ड। अब इस चीज़ों के मतलब कि जो भी इस समय हो रहा था वहाँ पर चल रहा था, उसके बहुत सारा जो जर्मन थे वो इस चीज़ों, इन सब बातों के गवाह जो थे वो बन चुके थे। दे वर टू स्केयर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, टू एक्ट, कुछ भी करने से, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट, वे कोई भी इस तरह से अलग तरह से कुछ भी करने, प्रोटेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डर चुके थे। पता था उनको कि गलत तो हो रहा है लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करते, उनको क्या पता था कि पुलिस क्या करेगी, एंड में उनको मार देगी। दे प्रेफर टू लुक अवे, इससे अच्छा था कि चुप करके देखते रहो, दूर रह के, ठीक है। पोस्टर न्यूमलर और रेजिस्टेंस फाइटर ऑब्जर्व एन absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crime committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about their silence। यहाँ पे एक पोइम दी गई है, तो इस पोइम के अंदर क्या किसने लिखा है, पेस्टोरल न्यूमरल जो है, इन्होंने क्या था कि ये विरोध देखा था लोगों की आंखों में, भाई हाँ विरोध तो वो कर रहे हैं लेकिन सामने से ऑर्गेनाइज होके नहीं आ रहे, भाई ये जो भी क्राइम कर रहे थे ऑर्गेनाइज होके, अपराध जो ब्रूटल हरकतें हो रही थी, तो उसमें वो देख रहे थे, तो उन्होंने जो लोगों की साइलेंस थी उसके ऊपर ये जो कविता है वो लिखी है। इसको पढ़ लेना एक बार आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Bradet secretly recorded people's dream in her diary। अब जो ज्यूस थे वो नाजी जर्मनी के अंदर कैसा उनको महसूस हो रहा था, एक ये भी अलग स्टोरी है। हालांकि जो शार्लेट ब्रैडेट थे, इन्होंने सीक्रेटली एक जो था लोगों के जो सपने थे वो उन्होंने अपनी डायरी के अंदर लिखे हुए थे, एंड लेटर पब्लिश्ड दैम इन हाईली डिसकंसंट्रेटिंग बुक कॉल्ड द थर्ड राइट ऑफ ड्रीम्स। ये बुक का नाम है जिसमें इन्होंने जो लोगों की डायरी में जो उन्होंने सपने लिखे हुए थे ना, जो लोग छिप के अपने मतलब कि बर्दाश्त तो सब कुछ कर रहे थे जैसे जूस वगैरह जो भी थे सोसाइटी के लोग, तो लेकिन कुछ लोगों को जैसे डायरी लिखने की आदत होती है, अभी क्या वो चाहते हैं कैसा हो आगे, ठीक है, तो वो सब उन्होंने बाद में इस बुक के अंदर जो है पब्लिश भी किया था। शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज देमसेल्फ बिगिन टू बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट देम। अब उन्होंने ये भी बताया कि जो ज्यूज़ अपने आप में जो उनके साथ जो हो रहा था कि नाजी स्टीरियोटाइप जो सोच बन चुकी थी अबाउट देम, उनके बारे में क्या उनको लग रहा था। दे ड्रेम्ट ऑफ देयर हुक्ड नोज़, उन्हें लगता था कि जैसे उनकी हुक्ड नोज़ है, मतलब कि ब्लैक हेयर हैं और आइज़ है, ज्विश लुक एंड बॉडी मूवमेंट्स, मतलब उनको अपनी सारी ये पता था कि ये सब हमारे साथ, ये जो इन्होंने नाजियों का ये सब उनको अपने आप लगने लग गया थे भी, जैसे इनकी ये भाई एक लंबी खिंची हुई सी नाक, जैसे इन्होंने जैसे वो प्रोपोगेट किया था ना उनको भी, हाँ ये ज्यूज़ ऐसे होते हैं, इनकी एक पोस्टर बना के भाई ये छवि कार्टून टाइप, तो वाकई वो अपने आप को ऐसा समझने लगे थे कि लंबी नाक है, काले उनके
हेयर हैं, आइज़ हैं, और उनकी जैविश जो लुक है, इस तरह के वो अपने आप को भी, उनकी बॉडी मूवमेंट भी उसी टाइप की, ऐसा उनके दिमाग में मतलब साइकोलॉजिकली इफेक्ट जो था वो पड़ चुका था। अपने आप को वाकई वो समझने लग गए थे कि हम हाँ इसी प्रकार के हैं, ऐसा वो अपने आप को, कि वो बार बार उनको जब ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे दिखते हो, तो ऐसा ही उनको वो फील होने लग गया था। द स्टीरियोटिपिकल image published in the Nazi press hunted the Jews. They troubled them even in their dreams. अब मतलब क्या था कि ये जो इमेजेस जो पब्लिश की गई थी नाजी प्रेस के अंदर, इससे क्या हो रहा था कि जो ज्यूज़ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार जो था वो किया जा रहा था। इवन उनके सपनों में भी ये सब चीज़ें आके उनको तंग करती थी। ज्यूज़ डाइड मैनी डेथ, बहुत सारे ज्यूज़ जो थे वो मर चुके थे इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर। अब उनके साथ पहले से ही इतना बुरा व्यवहार कर दिया जाता था कि वो गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही बहुत सारे ज्यूज़ जो थे वो मर जाते थे। मतलब टॉर्चर ही उनको इस तरीके से कर दिया जाता था कि उनकी पहले ही डेथ हो जाती थी। अब है आपका 5.1 नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। अब ये जो विध्वंस हुआ था उसकी जानकारी, होलोकास्ट होता है विनाश, विध्वंस, जो भी ये विनाश हुआ था, देखो पूरी सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर इस तरह से व्यवहार किया जाना क्या था कि विनाश ही था, होलोकास्ट ही था। इंफॉर्मेशन अबाउट द नाजी प्रैक्टिसेस हैज़ ट्रिकल्ड आउट द जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द रीजन। जब इस साम्राज्य का जो अंतिम दिन थे ना, तो उस समय पता चला कि नाजी प्रैक्टिसेस एक्चुअल में चल क्या रही है, वो सारी जानकारी बाहर निकल कर आई थी जर्मनी से। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर ऑफ व्हाट हैड हैपन्ड। लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हो गई और जर्मनी हार गया, तो उस समय वर्ल्ड को एहसास हुआ कि क्या कितना डरावना था और क्या क्या यहाँ पर घटित हुआ है। तो सच्चाई तब बाहर निकल कर आई थी कि जर्मनी में एक्चुअल में हो क्या रहा है। उस समय को मोबाइल फ़ोन या ऐसा थोड़ी था कि आप अपना दिखा दो जी, चलो वायरल कर दो कुछ पिक्चर, ऐसा कुछ था ही नहीं। देश में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। ठीक है। वाइल द जर्मन्स वर preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations. अब जब जो जर्मन से दोबारा से इन्होंने अपने अपने जो मतलब कि जब जर्मनी हार गया तो इससे अपने अपने जो हारे हुए नेशन से वापस इन्होंने अपनी जगह जो ले ली थी, तो उस समय क्या चाहते थे ज्यूज़? ये चाहते थे कि वर्ल्ड याद रखे कि उन्होंने क्या क्या झेला है, लोगों को ये पता चलना चाहिए नाजी किलिंग ऑपरेशन में एक्चुअल में उन्होंने क्या क्या झेला है। ऑल्सो कॉल्ड द होलोकास्ट, और इस विनाश को ही क्या होलोकास्ट जो है वो कहा गया है, जो इनके जूस के साथ जो इतना बड़ा जो किया गया था मिसबिहेव। ठीक है। एट दिस हाइट a ghetto's inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. अब एक घैटो आपको बता चुकी जहाँ पर ये रहते थे ज्यूज़, वहाँ पर रहने वाले एक ने व्यक्ति ने क्या कहा था कि वो चाहता है कि आधा घंटा वो इस लड़ाई से बाहर रहे। Presumably he meant that, वो क्या कहना चाहता था, he wanted to be able to tell the world about what had happened in the Nazi Germany. एक्चुअली वो चाहता ये था इससे कहना कि वो पूरे विश्व को बताना चाहता है कि इस नाजी जर्मनी में हो क्या रहा है। This indomitable spirit to bear witness and to preserve the document can be seen in many ghettos and camp inhabitants who wrote the diaries, kept notebook and created archives. अब ये सब जो जानकारी है कहाँ से मिल रही है? जो घैटोस के अंदर जो लोग रहते थे, अब जैसे डायरीज वगैरह लिखते थे या जिन्होंने अपनी आंखों से विटनेस जो देखा है, या फिर जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले थे, ठीक है, इन घैटोस में या इन कैंप्स के अंदर, उनसे सारी जो है हमें जो नोटबुक्स जो मिली हैं या जो जितना भी मतलब कि सबूत मिले उन सब से हमें इन सब की जानकारी जो है वो मिलती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, the Nazi leadership distributed patrol to its functionaries to destroy all
इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिस। हालांकि जब मतलब कि इनको लग रहा था ना कि सब खत्म हो चुका है, नाजियों को जब ये लगना लग गया, जब लड़ाई हुई थी, तो नाजियों के जो लीडरशिप थे या लीडर्स थे, उन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने पेट्रोल बंटवा दिया कि जहाँ जहाँ पर ये काम करते थे ना फंक्शनरीज, मतलब जहाँ जहाँ जिस जगह पर काम करते थे वहाँ पे आग लगा दो, ताकि जितने भी क्या होगा ऑफिस के अंदर जो भी सबूत मौजूद है कि उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने जो जो क्राइम कर रखे थे, उसके सारे सबूतों को ख़त्म किया जा सके। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ द हॉलोकॉस्ट लिव ऑन द मेमोरीज। हालांकि ये सब चाहे ख़त्म भी कर दिया इन लोगों ने, जो भी सबूत थे इनको ख़त्म भी कर दिया हो, लेकिन जो इतिहास है और जो मेमोरी है हॉलोकॉस्ट के विनाश की, विध्वंस की, ये लोगों की यादों में हमेशा बना रहेगा। फिक्शंस जो भी हैं उनके अंदर बना रहेगा, डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं उसमें ही दिखता रहेगा, पोइट्रीज़ के अंदर दिखता रहेगा, जो भी मेमोरियल्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, और वर्ल्ड के कई हिस्से जहाँ हैं आज, उनमें हमें ये सब चीज़ें मतलब इन्हीं चीज़ों के सबूत जो है वो मिलते रहेंगे। दीज आर अ ट्रिब्यूट ऑफ दोज, यही ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है उनके लिए हु रेसिस्टेड, जिन्होंने इसका विरोध किया था, एंड एम्बेरसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेट एंड वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड टू इन साइलेंस। भाई ये सब जिन्होंने ये सब मिलकर किया था, और उन लोगों के लिए भी ये वार्निंग है, ये सब चीज़ें भाई जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब जो मिल इनसे भाई जिन्होंने साइलेंटली सबने जिन्होंने देखा था। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है अब, और चैप्टर भी आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।